मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और आज मेरे साथ वीरेंद्र है। और वीरेंद्र, काफी अच्छा ट्रेडिंग सेशन था आज का। तो इनफैक्ट मेरे ख्याल से छठवां दिन है जहाँ लगातार तेजी देखने मिली। मैं लगातार दिन गिनते जा रहा हूँ 3, 4, 5, 6 क्योंकि छठवां दिन है। अच्छी खासी तेजी देखने मिली और एक टाइम पे तो लगा था कि शायद आज सुस्ती भरा माहौल रहेगा, लेकिन सेकंड हाफ में और इनफैक्ट बंद होते होते जिस तरह का मोमेंटम नीचे से दिखाया है 10,900, आज तो वो आंकड़ा भी पार हो गया। तो हर जो हर्डल था वो मार्केट लगातार पार करते जा रहा है। देखिए, अच्छी क्लोजिंग थी और मैं आपको बताऊं, जो आप 6 दिन गिन रहे हैं ना, इन 6 में से कम 4 दिन एटलीस्ट, एक भी दिन स्पेशली अगर आप देखें इंडियन मार्केट्स और क्लोजिंग के जो डेटा थे ना, खराब नहीं थे। आज सुबह भी CNBC आवाज पर आप देखिए डाउ जोन्स लगा था दूसरे दिन 500 पॉइंट नीचे था। राइट। SGX निफ्टी करीब 50 पॉइंट नीचे था। राइट। लेकिन मेरा व्यू ये था कि जिस प्रकार की पुट राइटिंग, जिस प्रकार का OI 10,800 की पुट लेके खड़ी है, जो वहाँ पर बिहेवियर है, जो FIs की पुट राइटिंग का डेटा था, वो इंडिकेट कर रहा था कि निफ्टी बैंक पर 26,800 वॉलेट नहीं होगा, निफ्टी पर 10,800 वॉलेट नहीं हुआ, और वही हुआ। अगर आप देखें 10,830 से बाजार ने पुल बैक लिया और ऑलमोस्ट ये है कि ट्रेजेक्टरी में। आपको एक चीज बताऊं, मैं आज सुबह इनफैक्ट मैंने सुबह एक आशीष के साथ बात जब हम कर रहे थे ओपनिंग शो में, मेरे को एक आभास था कि शायद आज FIs की तरफ से काफी मार्केट से पैसा आएगा। पॉसिबली शायद वो आया। ऐसा क्यों? उनका डेटा ऐसा कह रहा था। अच्छा। क्योंकि वो बाजार में इंडियन मार्केट्स में वो डाउनसाइड नहीं दिख रहे थे। कल उनके जो डेटा था उसमें सबसे बड़ी चीज थी कि वो कैश में सेलर थे, लेकिन अगर आप उनके इंडेक्स ऑप्शंस यहाँ पे देखें तो 9900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट में जुड़े थे, जो कि इंडिकेशन था कि रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड, लिमिटेड डाउनसाइड था, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंडियन मार्केट्स के जो डेटा है पिछले 4-5 सेशन से वो काफी स्ट्रॉन्ग थे। एक डीकपलिंग के बाद जो हम बात सुबह कर रहे थे, वो स्क्रीन पे विजिबल थी। वो प्राइस बिहेवियर को देखते हुए लग रहा था कि वो हाँ है, उसका कोई एग्जिस्टेंस है और उसने अपना काम 3:30 तक बखूबी कर दिया। ओके वीरेंद्र, लेकिन एक बात और है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में हाईलाइट किया कि यूएस के मार्केट्स लगातार गिर रहे थे। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं ये बात कि यूएस के मार्केट्स गिरते हैं, ग्लोबल मार्केट्स ठंडे रहते हैं, लेकिन भारतीय बाजारों पर उसका बिल्कुल असर नहीं है। हम तो अपनी कुछ अलग ही चाल चल रहे हैं। देखिए, एक चीज ये भी है कि आप ये देखिए, एक तो ठीक है डीकपलिंग की बात बिल्कुल है, हाँ। उसमें कोई दुराई नहीं है, और दूसरी बात ये है कि हमारे सामने जो सबसे बड़ा इवेंट खड़ा था वो ये था। आजकल मुंबई में काफी लोगों को बीमारियां हो रही है, सर्दी खांसी, तो ठीक है। हाँ, एक सज्जन बीमार है पीछे और वरुण भी बीमार है थोड़े बहुत। हाँ। जो इवेंट खड़ा था वो था इलेक्शंस। सबसे बुरा अगर आप देखें आउटकम वही हो सकता था। राइट। वही हो गया। यूएस में दिक्कत क्या है? यूएस में जैसे एक हमारे यहाँ वॉर थी सेंट्रल बैंक और सरकार के बीच में, वो वॉर हमारे यूएस में भी चल रही है, ठीक है ना? राइट। एग्जैक्टली उसका आउटकम जो है ना, वो कल निकल के आना है फेड की दूसरी बैठक के बाद। कोई सेफ ट्रेजेक्ट्री, कोई एक डिसाइसिव डायरेक्शन जो है ना, वो यूएस मार्केट उसके बाद लेगा। उसके बाद आप ये बोलेगा कि हाँ चार्ट्स पे ब्रेकडाउन हो गया, स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हो गया। ये एक प्री इवेंट फॉल था यूएस मार्केट में, जैसे हमारे यहाँ था जैसे कि ये एक प्री इवेंट फॉल है। इसको होने दीजिए। रेट्स को लेकर फेड का व्यू क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, इन सब के बीच में अगर आप देखें, बाजार अपनी दिशा यूएस में तलाशने में नाकाम है। और ऐसे में जब अनसर्टेनिटी होती है ना, अनिश्चितता, बाजार नीचे ही जाता है। उससे ज्यादा बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप याद रखिए, फॉरेक्स मार्केट में आज रुपए का बिहेवियर इंडिकेट कर रहा था कि रुपए में प्रेशर बिल्कुल नहीं है। राइट। और ऐसा तब होता है जब FIs की सेलिंग बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है। तो एक कंफर्ट है हर तरफ से, चाहे वो रुपये को देख लीजिए, चाहे वो क्रूड को देख लीजिए, चाहे वो FIs के प्रोस्पेक्टिव से देख लीजिए, एक कंफर्ट है इंडियन मार्केट। और वैसे भी यूएस में जो FOMC की बैठक है, रेट हाइक तो लोग पचा ही चुके हैं, सबको पता ही होना है। 2019 भी लोग यही मान के चले कि हो सकता है कि थोड़ा डविशी हो, ज्यादा इतना रेट हाइक की तरफ उनका विचार ना जाए। चलिए आप वो तो देखेंगे जब 20 तारीख की सुबह हमें उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ब्रिजेश पटेल पूछ रहे हैं HDFC AMC, इसके ऊपर लॉन्ग टर्म व्यू पूछे कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या हो सकता है। देखिए फंडामेंटली अगर आप देखें तो HDFC AMC क्लासिक बिजनेस है, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा पेरेंटेज है, उसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फाइनेंशियल्स हर तरीके से इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफी बेहतर है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम आती है कहीं कहीं वैल्यूएशंस को लेके, क्योंकि HDFC का नाम जुड़ा है, IPO इतने महंगा आया था, उसके बाद भी तेजी हुई है, तो क्या वैल्यूएशन को लेके कंसर्न्स है। लेकिन देखिए जो अच्छा है वो महंगा है, तो वो तो होना ही है। लेकिन टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देखें वीरेंद्र, तो ये क्या सजेस्ट करता है? क्या एक अपमूव है यहाँ पे अभी? बाकी टेक्निकल चार्ट से मेरे लिए टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। ओके। रीसेंट लिस्टिंग थी ना, राइट। बहुत नहीं है, लेकिन मैं सर ये कहूँगा कि अगर आपके पास है तो होल्ड करिए। ओके।
ये एक ऐसा स्टॉक नहीं है जिसके बारे में आप मेरे से रोज प्रश्न पूछें या वरुण से रोज प्रश्न पूछें और मैं रोज टिप्पणी करूं। अगर वाकई आप इसके द्वारा की गई वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसको कई साल देने पड़ेंगे, कई साल देने राइट। ये डेली सोचने वाला या फिर डेली कोई मैंडेट लेने वाला स्टॉक नहीं है। आपके पास है, मैं चार्टिकली डिफाइन नहीं कर सकता सर, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपको इसको लंबे समय तक रखना ही चाहिए और रखिए विदाउट एनी फियर। मैं बता रहा हूँ पैसे जरूर बनेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कैलाश साहू, डॉक्टर रेड्डीज 2700 कॉल @36 ऑप्शंस खरीदे हुए हैं। ये कौन? अच्छा, ये इन्होंने इसी महीने की ली होगी मेरे ख्याल से। हाँ, 2700 का कॉल लिया है मेरे ख्याल से 36 पे। एक सेकंड, मैं इनका जो कॉल का रेट है वो निकाल ही लेता हूँ। डॉक्टर रेड्डीज, हालांकि सर मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर रेड्डीज ऑप्शन ट्रेड करने के लिहाज से एक बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है। आप देखिए, एक बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है, लेकिन मेरे पास इसके ऑप्शन के प्रीमियम नहीं है। रेडी डालेंगे तो शायद आएगा। एक सेकंड, इनफैक्ट मैं हाँ, ये आ गया। आज इसका फ्यूचर्स जो है अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें, थोड़ा वक्त लग रहा है सर, प्लीज यहाँ पर 2700 का है जी हाँ। आज लगभग 22 रुपए बढ़ के स्टॉक बंद हुआ है। और इन्होंने कौन सी स्ट्राइक रखी है? 2700 का 2700 का स्ट्राइक रखा है इन्होंने। 36 में ब्रेक इवन पे ही बैठे हैं अभी मेरे ख्याल से। अब आता हूँ मैं चार्ट पे। देखिए सर, इसके चार्ट में है क्या। एक चीज तो ये है कि पहले हम अंडरलाइन पे ध्यान देते हैं कि अंडरलाइन क्या कह रहा है। अंडरलाइन ये कह रहा है कि जब ये स्टॉक 2700 जो स्ट्राइक आपने ले रखी है या फिर उससे 50 रुपए पर 2750 उन लेवल्स पे जब जाता है तो उसका मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है। तो जब भी आपको कॉल खरीदनी है ना, तो नीचे लेवल पे जब हो तब खरीदिए। आपके पास टाइम वैल्यू भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि महीना खत्म होने वाला है, सीरीज एक्सपायर होने वाली है, जल्द हो जाएगी। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर कल बुधवार है मेरे ख्याल से, कल बुधवार बृहस्पतिवार में अगर ये मोमेंटम जनरेट ना करे, और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इसका मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है 2700 के आसपास, तो प्लीज 2720 2730 का भाव दिखाई दे तो अपने कॉल से बाहर निकल आइए। तब तक आप 10-5 रुपए के प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। और नहीं तो एक लेवल में आपको दे रहा हूँ, पर वो है इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो है करीब 2535 रुपए। यहाँ से 100 रुपए नीचे खिसके तो उस कॉल को प्रणाम कर दीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है इस वक्त। और ये कॉल ऑप्शंस या फिर ऑप्शंस के लिहाज से ट्रेड करने लायक ये अच्छा स्टॉक नहीं है। चलिए तो नजर रखिए। अब अगला सवाल लेते हैं। यस बैंक पे 2 जन पूछ रहे हैं। विनय कमल पूछ रहे हैं इसका फ्यूचर क्या है। निर्मल लश्करी पूछ रहे हैं कि इस पे व्यू बताइए, इस पे व्यू क्या बनता है। देखिए अब तो मेरे ख्याल से 9 तारीख को बैठक है, जब वो नाम डिसाइड होना है तब तक वॉलेटिलिटी तो जारी रहेगी, या तो आप समझ के चलिए, क्योंकि बीच में कुछ न्यूज़ आएगी, कुछ होगा, तो उस हिसाब से आपको इसको ट्रेड करना है। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग शायद इसमें ज़्यादा हो, लेकिन टेक्निकल्स और 9 तारीख के बाद क्या हो सकता है। देखिए आपने भी कहा, आपको भी नहीं मालूम ना मेरे को मालूम है कि इसमें क्या खबरें आएंगी, राइट, और कितनी बुरी खबरें बाकी हैं या फिर अच्छी खबरों का दौर शुरू होने वाला है। हाँ, मैं प्राइस को लेकर एक टिप्पणी कर सकता हूँ। हाँ, देखिए सबसे बुरी खबरें इस स्टॉक में है, नो डाउट। ओके, ये मैं मानता हूँ। हाँ, वो तो है। कितनी बुरी खबरें हो सकती हैं और उन बुरी खबरों के बीच में इसने 150 के लेवल को इतने बड़े डैमेज के बाद रिस्पेक्ट दी। ओके, ठीक है, उससे ज्यादा की नीचे गुंजाइश नहीं लग रही है। राइट। तो अगर आपको यस बैंक पे विश्वास है, देखिए किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इन्वेस्टर का किसी भी स्टॉक में विश्वास हो सकता है। और इस स्टॉक को लेकर अगर मैं बीते 6 महीने निकाल दूं तो उससे पहले यस बैंक ने हर डिप में पैसा बना के दिया, नो डाउट। तो अगर आप इनकी मैनेजमेंट में विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि यहाँ पर बुरी खबरों का दौर निकल गया है, तो मैं बता दूं कि सर इस स्टॉक में 20 रुपए से ज्यादा का रिस्क इस प्राइस से नहीं है। ओके, ओके, ओके। 180 से 170, 170 से 160 और हार्डली 150। तो अगर यहाँ से गिरता है तो खरीदने का बहुत अच्छा मौका बनता है, इसका मतलब। लेकिन आपको बहुत समय देना पड़ेगा, बहुत समय देना पड़ेगा। देखिए जो डैमेज हुआ है ना, उसका कंट्रोल होने में वक्त लगेगा। ओके, 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 ठीक है। चलिए, तो नीचे आए तो खरीदने के अच्छे मौके। अच्छा, यहाँ अरविंद कुमार पूछ रहे हैं, बैंक निफ्टी 27,400 का कॉल ऑप्शन 5 लॉट @50 वीरू से नाउ बाय 27,400 कॉल ऑप्शन। क्या पूछा इन्होंने? ये देख लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए। सर ये ट्रेड मेरा कल का था। ओके। ये ट्रेड मेरा कल का था। मैंने क्या कहा था, 27,040 अगर निकल जाए तो एक सुपर एग्रेसिव मूव मिलेगा। ओके, मैं उस पे कल भी कायम था, मैं उस पे आज एसजी निफ्टी जब 50 पॉइंट नीचे था तब भी कायम था। ओके। और वो कॉल एक्सपायर हुई है मेरे ख्याल से आज 66 पे एक्सपायर हुई, माफ कीजिएगा 66 पे है। अगर है तो
मैंने वैसे कहा था कि कैरी भी करिए और प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर भी लीजिए। ओके। कॉल थी 40 रुपए की, आज मेरे ख्याल से 66 तक आ गई है, तो बुक कर लिया तो भी ठीक है, नहीं है तो होल्ड कीजिए, कल सुबह आपको गाइड करूंगा मैं। लेकिन वो मेरा बाय था 40 पर और एक कंडीशनल बाय था 27,040 के ऊपर, तो वो ट्रिगर बाय जो था वो कल भी हो चुका था। ओके। और आज सुबह मैंने लिक्विडेट करने को नहीं कहा था, मैं कल भी कह रहा था क्लोजिंग के वक्त कि उसे कैरी करिए। अच्छा। निफ्टी की मैंने 11,000 की कॉल कमांड की थी कि आपको इसको बाय करनी चाहिए, और निफ्टी बैंक की 27,400 की, और दोनों ही ट्रेड्स आज 30 to 35% के प्रॉफिट्स में है। ओके, तो चलिए अच्छा खासा मुनाफा आपको हो चुका है। कल फिर से गाइड करेंगे वीरू, आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। एक अगला सवाल लेते हैं, गुजरात एल्कली, इस पे व्यू पूछ रहे हैं सचिन ठक्कर। 573 पे है मेरे ख्याल से इनके पास ये स्टॉक। ओके, बहुत नीचे आ चुका है उन लेवल से। गुजरात एल्कली सर 573 की आपकी बाइंग है। मैं आपको कहूंगा सर कि देखिए आपको इस ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा। देखिए पहली चीज तो क्या है कि आपके इस स्टॉक का बहुत बेहतरीन एक बेस जो है वो 510 से 520 रुपए की रेंज में, वो एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बेस है जिसको इसने लास्ट टू लास्ट कई मंथ्स में रिस्पेक्ट दी है, और रीसेंट लोज में भी अगर आप देखिए रिस्पेक्ट दी थी। आई मीन नवंबर दिसंबर में भी काफी रिस्पेक्ट दी है। लेकिन दिक्कत यह है कि 550 से लेकर 500 लगभग 90 के बीच में इसके 3 क्रिटिकल एवरेजेस आ रहे हैं। ओके। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आपका जो प्राइस है ना सर, वो एक बड़े चैलेंजिंग एनवायरनमेंट और बड़े चैलेंजिंग प्राइस जोन के बीच में फंसा हुआ है। देखिए एक दो दिन और क्या करता है, लेकिन याद रखिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इस स्टॉक को आप 516 या 510 के नीचे मत रखिएगा। एटलीस्ट इस प्राइस के नीचे 510 के नीचे अपनी आधी पोजीशन को लिक्विडेट कर दीजिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद इसकी स्थिति खराब हुई। यार देखिए मैं मैंडेट आपको क्यों दे रहा हूँ, मिड कैप्स चल रहे हैं, और अभी भी अगर आपका कोई मिड कैप का स्टॉक नहीं चल रहा है तो यकीन मानिए उसके साथ कोई दिक्कत है। हालांकि स्विंग इसमें आया है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपका प्राइस बड़े एक चैलेंजिंग जोन में फंसा हुआ है। ओके, चलिए इसमें समय बर्बाद करने से अच्छा है किसी और अच्छे स्टॉक में निकालें। चलिए ठीक है, अब अगला एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। जिनेंद्र बुगनाले पूछ रहे हैं जेके टायर पे 114 पे आपका क्या व्यू है। ये कह रहे हैं कि कल से पूछ रहा हूँ, ठीक है, सॉरी जिनेंद्र जी, गलती से मिस हो गया होगा आपका सवाल, लेकिन आज हम ले लेते हैं आपका सवाल। जेके टायर 114 पे किस तरह का व्यू बनता है इसके ऊपर? जेके टायर इन्होंने लिया है, कितने पे लिया है? 114 पे। ओह 114 पे। अगर आप देखें सर, आपने थोड़ा बुरा दौर देखा है इस स्टॉक के साथ। और देखिए सर, कभी भी जब कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी का कोई प्रश्न आता है, या फिर कोई बहुत हार्ड लेवल्स का जब कोई ट्रैप निवेशक कोई प्रश्न पूछता है, तो हम जाके देखते हैं चार्ट्स पे कि मंथली चार्ट क्या कह रहा है। अमूमन हम डेली चार्ट देखते हैं ट्रेडिंग में, 60 मिनट चार्ट देखते हैं, मिनट चार्ट देखते हैं, लेकिन जब आप जैसे कोई प्रश्न करता है तो पहले चीज जाके मैं देखता हूँ कि मंथली चार्ट क्या कह रहा है। ओके। ये स्टॉक कोई ऐसा बेस बनाने जा रहा है कि नहीं बनाने जा रहा है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ सर कि ये स्टॉक लगभग 84-85 के जोन में एक बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, और शायद इसकी जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। जो सही चीज है ना इस स्टॉक में वो शुरू होगी 110 के ऊपर। ओके। 110 से लेकर आपका ब्रेक इवन 114 बड़ा चैलेंजिंग प्राइस है सर, बड़ा चैलेंजिंग प्राइस है, यकीन मानिए। आज मैंने सीएट पे कॉल दी थी, सीएट का चार्ट्स ऑलमोस्ट इसका इनवर्स है, बिल्कुल उल्टा है। दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है आपके स्टॉक के साथ। तो आप वेट कीजिए और देखिए, ज्यादा टर्बुलेंस आएगी इसमें 110 से 114 के बीच में। okay. उस वक्त आपको निर्णय करना चाहिए कि आप एक अच्छे स्टॉक में हैं या नहीं है। अभी मैं आपसे कह सकता हूँ सर कि थोड़ा सा और वेट कीजिए। मिड कैप्स के इसके मूव में आपका अगर ब्रेक इवन आ जाए, एक बार निकलने की कोशिश कीजिए। लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए? मैं इनको स्टॉप लॉस यहाँ रखने को नहीं बोलूँगा। ओके। क्योंकि शायद वॉलेटिलिटी को ट्रिगर भी हो सकता है। ओके। और लगभग 20-22-30% का आप लॉस मत लीजिए, आप होल्ड कीजिए। मेरे को लगता है कि 110 आपको मिल जाएगा।